हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। पिंकी, पद्मावती, ज्ञानेश्वर, प्रशांत। यस यस गाइस। ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। करेक्ट। सो अभी तक हमने सेल्सफोर्स में क्या क्या पार्ट डिस्कस किया है? सब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल्सफोर्स क्या है, देन सीआरएम क्या होता है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। करेक्ट। सो देखिए, सो अभी तक हमने सेल्सफोर्स में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, देन सीआरएम क्या है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। करेक्ट। सो हम जो सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। करेक्ट। ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके लिए हमें कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। सिंपली सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है? login.salesforce.com पे जब आप जाएंगे तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना है, और आपको आपके बिजनेस का कंप्लीट डेटा यहां एक्सेसिबल होगा। करेक्ट। लेकिन इसके लिए सभी को सबसे पहले क्या बनाना होगा? इस पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अब हमने जो एनवायरनमेंट बनाया है वो एक फ्री ऑर्ग है, ठीक है, फ्री ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कहते हैं। बट जब इंडस्ट्री पर्पस के लिए कोई इसे यूज करता है तो उनको लाइसेंसेस बाय करने होते हैं। ठीक है। अभी हमने जो बनाया वो लर्निंग पर्पस के लिए है, बट वो एग्जैक्ट सेम होता है जो हम किसी इंडस्ट्री के लिए जब यूज करते हैं, वो एग्जैक्ट सेम होता है, बस उसमें ज्यादा लाइसेंसेस होते हैं, ज्यादा स्पेस होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। करेक्ट। अब देखिए, तो अब हम सेल्सफोर्स क्या है? हमारा एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, बस ये क्लाउड बेस्ड है। हमें इसको कहीं पर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। आप चाहे कहीं पर भी हो, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करोगे, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। ठीक है। आप जैसे यहाँ पर आप login.salesforce पे जाओगे, अपने यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड करोगे, और आप अपने सभी डेटा को यहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसके साथ हमें इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है। सो देखिए, अब हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो, तो आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? उस ऐप को डेवलप करने के लिए हमारे पास तीन लेयर्स पे हमें काम करना होता है। उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें तीन लेयर्स पे काम करना होता है। सो फर्स्ट लेयर, एंड देन सेकेंड, एंड थर्ड। सो देखो, जो फर्स्ट लेयर होती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर, सबसे पहली लेयर होती है हमारे पास फ्रंट एंड लेयर। ठीक है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को हम यहां पर कहते हैं व्यू पार्ट या यूआई पार्ट। ठीक है। व्यू और यूआई। यूआई का मीनिंग होता है यूजर इंटरफेस। सेकेंड जो लेयर हमारे पास होती है वो होती है बैक एंड और कंट्रोलर। ठीक है। सो बैक एंड और कंट्रोलर। ठीक है। एंड थर्ड लेयर, डेटाबेस लेयर, जिसको हम कहते हैं अगेन मॉडल। ठीक है। सो मॉडल, देन व्यू, एंड कंट्रोलर। तो आप कोई भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लो, या आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, अब एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप डॉटनेट का यूज कर सकते हो, आप जावा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, कोई भी। बट जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हमें इन तीनों लेयर्स पे काम करना होता है। फ्रंट एंड, देन बैक एंड, एंड डेटाबेस। ठीक है, तीनों लेयर्स पे। अब देखिए, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड लेयर क्या है, बैक एंड लेयर क्या होती है, और डेटाबेस लेयर क्या होती है। अब आप कोई एप्लीकेशन को जब एक्सेस करते हो, देखो, जब आप किसी एप्लीकेशन को विजिट करोगे, आप गए, फेसबुक को आपने ओपन किया, फेसबुक, या आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, या इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन हो। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन।
तो जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, और जो आपको विजिबल है जिसके थ्रू आप उस एप्लीकेशन में इंटरैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप उस एप्लीकेशन में इंटरैक्ट कर पा रहे हो, जिसमें आपको टेक्स्ट विजिबल होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको टेक्स्ट दिखता है, टेक्स्ट, देन बटन्स, राइट, कलर्स आपको यहां पर विजिबल होंगे, इमेजेस, राइट, ये सभी लिंक्स आपको मिलती है, एनिमेशन हमें मिलते हैं। तो जो भी हम एप्लीकेशन पे विजिट करने के बाद जो हमारे सामने हमें शो हो रहा है वो यूआई पार्ट है, जिसको हम कहते हैं यूआई पार्ट, यूजर इंटरफेस, करेक्ट। अब आप देखो इतने सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे हो, कुछ यहां से आप इनपुट देते हैं, बटन को क्लिक करते हैं, कुछ इमेजेस हमें विजिबल हो रही है, तो जितना भी हमें विजिबल है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो वो आपका यूआई पार्ट होता है, या आप उसको कहते हो फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। अब देखो फिर आप क्या करोगे, उसके थ्रू इंटरेक्ट दे रहे हो, तो आपने कुछ इनपुट किया, देन कुछ बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप कुछ इंटरेक्ट कर रहे हो सो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ चेंजेस होंगे, आपको कुछ डेटा विजिबल होगा या कुछ नई चीजें वहां पर परफॉर्म होंगी। तो ये कैसे हो रहा है कि आपने बटन पे क्लिक किया सो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो चेंजेस के पीछे का जो लॉजिक लिखा होता है, जो मेन हमारा कोड लिखा होता है लॉजिक, वो होता है कंट्रोलर के अंदर। तो जैसे आप बटन को क्लिक करते हो आपके कंट्रोलर को कॉल जाता है, ठीक है, कंट्रोलर, और इसमें हमारा मेन लॉजिक होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कैलकुलेशन हमें करना है, जैसे बटन को क्लिक किया कुछ कैलकुलेशंस हमें यहां पर मिल गई, तो ये जो लॉजिक है उसको कैलकुलेट करने के पीछे या कोई भी लॉजिक डेवलप करना है, वो सारा लॉजिक आपका कंट्रोलर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। सो कंट्रोलर क्लियर है आपको। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप फेसबुक पे जाते हो या इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप जब इंटरेक्ट करोगे, इमेज को अपलोड करना है या इमेज को डिलीट करना है, तो जैसे आपने डिलीट बटन पे क्लिक किया सो ऑटोमेटिकली वो फील्ड यहां से डिलीट हो जाती है, वो इमेजेस डिलीट हो रही है। तो इसके पीछे का लॉजिक कहाँ पे लिखा है, वो सब कुछ लिखा होता है आपके कंट्रोलर के अंदर, आपके बैकएंड के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद जब आप कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो उस एप्लीकेशन का जो डेटा होता है, एप्लीकेशन का डेटा, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन कर रहे हो, तो आपने जो 10 साल पहले भी अगर कोई इमेज वहां पर अपलोड किया होगा वो भी अभी तक हमें मिल रहा है। कैसे? क्योंकि वो डेटा उनके डेटाबेस में स्टोर होके रहता है, करेक्ट। वो डेटा कहाँ पे होगा, उनके डेटाबेस में। जितना आपने कमेंट्स किया, जितनी लाइक्स किया, कितने यूजर से सेल्सफोर्स के, वो सब कुछ उनके डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है, करेक्ट। सो देखो अब अगर आपको ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो आपको फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, इन तीनों का आपको यूज करना होता है, ठीक है। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, तो ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम फ्रंट एंड को भी इंप्लीमेंट करते हैं, बैक एंड को भी और डेटाबेस को भी। अब आप देखो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है, आप गए facebook.com पे गए, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप जब इसको ओपन करोगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आपने यूजर नेम बताया उसका, जो आपका यूजर नेम है और आपका पासवर्ड। अब ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स है जिसमें आप ऐसे लॉगिन करते हो, तो हर पेज में आपको यूआई डिफरेंट मिलेगा। आप अगर किसी और एप्लीकेशन के अंदर जाओगे वहां पर लॉजिक डिफरेंट मिलेगा, वहां पर यूआई डिफरेंट मिलेगा, किसी और लॉजिक में यूआई डिफरेंट मिलेगा, करेक्ट। तो ये हर डेवलपर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूआई डिजाइन किया होगा। तो यूआई पार्ट इन्होंने बनाया कि बटन्स कैसे रखना है, कलर्स कैसे देना है, कैसे इनपुट रखना है, सब कुछ। अब यूजर क्या करेगा, इस पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके इस बटन को क्लिक करता है, लॉगिन बटन को। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया किसको कॉल जाएगा, बैकएंड पार्ट को। अब बैकएंड में क्या होता है कि ये वेरीफाई करेगा कि क्या हमें इस यूजर नेम और पासवर्ड वाले यूजर को लॉगिन करने देना है या नहीं। अब उनको कैसे पता कि किसको लॉगिन करना है, देखो अगर आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया
तो आप लॉग इन कर पाओगे। बट आप सोचो, आपने यूजर नेम करेक्ट दिया बट पासवर्ड आपने गलत दिया, आप लॉग इन कर पाएंगे क्या? आप अपने अकाउंट में लॉग इन होंगे क्या, बताइए? लॉग इन नहीं। नो, करेक्ट, क्योंकि वो एरर देगा आपको। बट अगर आपने सही यूजर नेम और पासवर्ड दिया तो आप लॉग इन कर पा रहे हो। अगर आपने यूजर नेम कुछ गलत दिया जो उस सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको दूसरा एरर आता है कि ये यूजर नेम हमारे सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप इनपुट दे रहे हो उसी तरीके से आउटपुट मिल रहा है। मतलब जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे वो लॉजिक चेक हो रहा है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं। अब इनको कैसे पता? तो डेटाबेस में सभी के यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होके हो रहे होंगे, यस और नो? तो ये यूजर नेम क्या है इस यूजर का, और इस यूजर नेम का पासवर्ड क्या है, राइट? क्योंकि ये सिस्टम में स्टोर होके रहता है। अब जब भी आपने बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, इस बैकएंड में कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होगा जो क्या चेक करेगा, ये जो यूजर नेम यूजर ने दिया है इसी यूजर नेम से क्वेरी करो डेटाबेस में, उसका पासवर्ड फेच करो। तो ये यूजर नेम मिल गया, उसका पासवर्ड फेच कर लिया, और सेम पासवर्ड जो आपने एंटर किया है ये मैच करेगा। अगर ये मैच हुआ तो ये आपको लॉगिन का एक्सेस देगा, अदरवाइज नहीं। करेक्ट? तो यूजर नेम तो मिल गया डेटाबेस में, बट आपके सिस्टम में जो पासवर्ड है और आपका जो पासवर्ड है जो आपने एंटर किया वो दोनों इनकरेक्ट है। तो क्या करेगा, ये आपको लॉगिन अलाउ करेगा क्या? नो, ये आपको एरर मैसेज रिटर्न करेगा। करेक्ट? सो देखो, सिंपल इतनी सी फंक्शनैलिटी भी अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, सिंपल लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो भी हमें यहाँ पर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, इन तीनों को इंप्लीमेंट करना होता है। क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? अब आप बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको? एमवीसी मॉडल, इसी को हम कहते हैं एमवीसी मॉडल, और फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। क्योंकि जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं हमें इन तीनों लेयर्स पे काम करना है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, या फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। सो बताइए गाइस, इन तीनों में क्लियर है आप? यस? ज्ञानेश्वर, लीना, पद्मावती, पिंकी, प्रशांत, श्वेता, क्लियर है आप सभी? यस Yes. गाइस? ओके, यस सर। देन अब अगर हमें ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, आप चाहो अब किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप जावा पे काम करो या आप सेल्सफोर्स पे काम करो या आप डॉटनेट पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, डेवलपर्स का यही काम होता है, ठीक है, तीनों लेयर्स को इंप्लीमेंट करना। अब क्योंकि देखो मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी टेक्नोलॉजी पे स्विच कर रहे हो, टेक्नोलॉजी सिंपल होती है सीखना, कोई एक बार अगर आपको कोई एक चीज अच्छे से समझ लिया आपने तो उसमें स्विच करना बहुत इजी हो जाता है। बट जहां से भी आप कभी फंडामेंटल्स को स्टार्ट कर रहे हो तो वो स्ट्रांग होने जरूरी है, ठीक है, कि ये चीजें वर्क कैसे करती है, तब आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे इजीली काम कर सकते हो। ठीक है? सो देखो, अब अगर हम बात करते हैं फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड, देन बैक एंड और डेटाबेस। सो किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, इन तीनों पे काम करना ही है। तो क्या क्या चीजें होती है गाइस फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस में? कुछ पता है आपको कि फ्रंट एंड में क्या यूज होता है, बैक एंड में क्या यूज होता है, या डेटाबेस में क्या यूज होता है? पता है गाइस आपको? बताइए, कुछ आइडिया है इसके बारे में? यस गाइस? सर कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? हाँ, यस? लीना, पद्मावती, श्वेता, प्रशांत, पिंकी, ज्ञानेश्वर, बताइए क्या होता है फ्रंट एंड में? कुछ टेक्नोलॉजीज पता है आपको कि फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं? हाँ, फ्रंट एंड में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। बैक एंड में जावा, C++, मतलब हमारी जो लैंग्वेजेस है वो यूज कर सकते हैं।
एंड डेटाबेस में लाइक database.com आई थिंक वेबसाइट होती है, वो भी यूज कर सकते हैं डेटाबेस स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। देखो, तो फ्रंट एंड के लिए आपने इन टेक्नोलॉजीज के नाम सुने होंगे कि फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, करेक्ट। इनके अलावा अभी और एक फ्रेमवर्क भी यूज होते हैं फ्रंट एंड पे, जैसे एंगुलर, राइट, या रिएक्ट, सर ये सब आपने सुने होंगे, रिएक्ट। करेक्ट। यस सर। बैकएंड में अगर हम बात करें तो आपने जावा के बारे में सुना होगा, जावा या पाइथन, या आपने डॉट नेट या पर नोड जेएस के बारे में भी आपने सुना होगा, नोड जेएस, करेक्ट। डेटाबेस में आपने माई एसक्यूएल, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस, या फिर आपने मंगोडीबी, इस डेटाबेस के बारे में आपने सुना होगा, करेक्ट। तो यही है कॉमन, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको यही सारी चीजें सीखना होता है। अब सेल्सफोर्स में भी आपको फ्रंट एंड पे भी काम करना है, बैक एंड पे भी काम करना है और डेटाबेस पे भी। सो देखिए, अगर हम बात करें सेल्सफोर्स की, तो सेल्सफोर्स में भी आप इन तीनों को इंप्लीमेंट करते हो, फ्रंट एंड को भी, बैक एंड को भी आप इंप्लीमेंट करेंगे एंड डेटाबेस को भी आप इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। सो फ्रंट एंड में अगर हम बात करें, सो सेल्सफोर्स में भी हमें HTML का भी यूज होता है, CSS भी, जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये बहुत ही बेसिक नॉलेज हमें इसका होना चाहिए, बहुत बेसिक, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्टली कोड होता है, हम उन्हीं का यूज करते हैं, बट बेसिक नॉलेज इसका हमें चाहिए। इसके साथ ही हमें जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर और रिएक्ट है, सेल्सफोर्स में हमें यूज करना होता है ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ठीक है। ये यूज होते हैं फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, UI को डिजाइन करने के लिए। बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बैकएंड में हम सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और डेटाबेस की अगर हम बात करें, सो सेल्सफोर्स में डेटाबेस के साथ हमें क्या चाहिए, इंटरेक्शन करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होती है। जैसे ओरेकल में तो MySQL में आप क्या यूज करते हो, SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी आप इंप्लीमेंट करते हो। सेल्सफोर्स के अंदर आपको दो क्वेरी लैंग्वेजेस मिलती है, SOQL एंड SOSL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। ये सभी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में ही बनाई गई है, अपेक्स लैंग्वेज एंड देन क्वेरी लैंग्वेजेस। और ये बहुत सिंपल है, आप बाकी टेक्नोलॉजीज पे काम करो और आप सेल्सफोर्स पे काम करो, आपको ये बहुत सिंपल दिखेगी। प्लस इसके साथ जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, तो सेल्सफोर्स सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिनका कोई बिजनेस होता है, और सिर्फ बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए ही आप सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं। तो इस पे काम करने के लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपको वो फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर, तो आपको और भी ज्यादा इसमें काम करने में आपको इंटरेस्ट आएगा, राइट। और ये इजी भी है, ठीक है। सो देखो, हम इन तीनों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये तो हो गया कोडिंग का पार्ट, अगर कोड करना है तो आप इनका यूज करोगे, लेकिन सेल्सोस में तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। देखो, यहाँ पर ये हो गया हमारा कस्टमाइजेशन, कि जब हमें कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना रहेगा तब आप इन सब का यूज करोगे। लेकिन अगर हम एडमिन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें भी हमें फ्रंट एंड भी इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड भी इंप्लीमेंट करना है और डेटाबेस भी, विदाउट कोडिंग, ठीक है, विदाउट कोडिंग। सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल फंक्शनैलिटी का यूज करके आप फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करते हो, बैक एंड को भी और डेटाबेस को भी, करेक्ट। तो देखो, सबसे पहले हम एडमिन पार्ट को स्टार्ट करेंगे एंड देन डेवलपमेंट पार्ट पे जाएंगे, करेक्ट। आप बताओ गाइस, आप सभी ने सेल्सफोर्स का ऑर्ग क्रिएट किया कल, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है, तो सभी ने ऑर्ग बना लिया। ज्ञानेश्वर और क्रिएट कर लिया आपने? यस सर। यस लीना, यस पद्मावती, पिंकी, यस सर। यस प्रशांत, पिंकी, श्वेता। श्वेता, आई थिंक ये आपका फर्स्ट सेशन है
प्रशांत, आपका भी फर्स्ट सेशन है, 2 सेशंस, लास्ट 2 सेशंस आपने अटेंड किए। प्रशांत, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो ये लास्ट डेमो सेशन था, 2 सेशंस हमारे ऑलरेडी फिनिश हुए हैं और कल से हमारी ये रेगुलर बैच स्टार्ट होगी, ठीक है। तो प्लीज आप जिन जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप कल अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके अपना एक्सेस ले लीजिएगा, नोट्स का एक्सेस और रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं अगेन, तो तीनों हमने इंप्लीमेंट करना सीखा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। बट जब आपने एक ऑर्ग बनाया तो आपको क्या समझ में आया कि ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है, ये और नो, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। यस, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है ना, एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैं जब लॉगिन कर रहा हूं डायरेक्टली तो मुझे मिल रहा है, फ्रंट एंड भी मिल रहा है, कुछ इंप्लीमेंटेशन तो है उसमें, तो एज अ डेवलपर हमें क्या करना है। देखो, सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्सफोर्स ने इसमें स्मार्टली वर्क किया है। जैसे अब आप खुद सोचो, कोई भी अगर डेवलपमेंट मुझे एकदम स्क्रैच से करना है, अगर आपको एक घर बनाना है एकदम स्क्रैच से, स्क्रैच मतलब एकदम जीरो से, तो आपको कितना टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस इसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सभी फंक्शनैलिटीज आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज। तो इसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। बट आपको अगर कम टाइम में चाहिए, इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप एक बना बनाया घर ले सकते हो, ठीक है। अब घर ऑलरेडी बना हुआ है, अब आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कलर जैसे चाहिए वैसा करो, इंटीरियर आपको जैसे रखना है वैसे करो। बाकी जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, आप किसी भी घर को खरीदने के लिए जाओ, कॉमन रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेगी, हॉल, किचन, राइट, बेडरूम्स, सब कुछ तो वहां पर मिलेगा ही, जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है, राइट, सभी घर की। वैसा ही सेम लॉजिक अब सेल्सफोर्स ने यूज किया। उन्होंने ये समझा कि अगर कोई भी कंपनी सेल्सफोर्स का या कोई एप्लीकेशन बनाना चाहती है, तो अगर वो स्क्रैच से बनाने के लिए जाए, जैसे जावा के थ्रू या डॉट नेट के थ्रू, तो उनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी इसमें, क्योंकि ज्यादा टाइम भी जाएगा, जितना ज्यादा टाइम डेवलपमेंट के लिए लगेगा उतना ज्यादा ही पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। बट सेल्सफोर्स में इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी यहां पर जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी बिजनेस की वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे अभी पता है कि सेल्सफोर्स कौन यूज करेगा, कोई बिजनेस या कोई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, उनको सेल्स की जरूरत पड़ेगी, उनको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी इन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया। और फिर आप अभी जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हो, जो सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, इसी को हमें कस्टमाइज करना होता है। ऑलरेडी तो यहां पर दिया हुआ है, तो जो है सेल्सफोर्स में प्रेजेंट, हम उसको कस्टमाइज करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑटोमेशन टूल्स दिए हैं, यूआई को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन दिया है, डेटाबेस दिया है, तो उसके साथ डेटा को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स भी दिए हैं। आप उनको एज इट इज यूज करो, या फिर इनके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको डेवलप करो, मतलब जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, और जो नहीं है आप उसको डेवलप कर सकते हो। मतलब इतना फंक्शनैलिटी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है, इसीलिए सेल्सफोर्स मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस को अगर सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए तो वो सेल्सफोर्स पे ही जाएगा, वो किसी अनादर एप्लीकेशन पे नहीं जाएगा, या फिर वो स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना टाइम देना है तो ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसीलिए सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, करेक्ट। अब आप बताओ, सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है हमें, सेल्सफोर्स पे लॉगिन होने के लिए बताओ कहां पर जाएंगे, कौन सी वेबसाइट पे जाना होगा हमें सेल्सफोर्स पे लॉगिन करने के लिए, login.salesforce.com। करेक्ट, login.salesforce.com, राइट। सो देखो, अब आप सिंपली यहां पर विजिट करेंगे login.salesforce.com, करेक्ट। तो आप सभी ने इसका अकाउंट बनाया। अब जो हमारे पास यूजर नेम था, जो यूजर नेम हमें मिला, उस यूजर नेम
और जो पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया इसके थ्रू आप लॉग इन करोगे। देखिए, तो मेरा यूजर नेम क्या मिला था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे। सो जीमेल, ठीक है। सो देखिए, तो यूजर नेम आप इसको सेव करके रख सकते हैं ताकि बाद में आपको इसको बार बार ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे इसका एंड लॉग इन। अब आप इसको सेव करके रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे तो आप इसको डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं दिन इसमें। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव कर लिया हमने। अब देखिए, तो अब हम लॉग इन हो गए। अब हम आ गए हमारे होम पेज के अंदर। ये हमारा होम पेज है। अब आप इस होम पेज में जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो। अब देखिए, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंप्लीमेंटेशन डेटा से। ठीक है, अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे कि हम जो एप्लीकेशन यहाँ पर बनाना चाहते हैं वो एक इडटेक प्लेटफॉर्म है। इडटेक, इडटेक प्लेटफॉर्म, जैसे इतने सारे इडटेक प्लेटफॉर्म्स है, सिंपली लर्न, ठीक है, जैसे बायजूस, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो नए नए इडटेक आ रहे हैं। अब उनके लिए उनको सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को बनाना है, तो उनको बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी, जैसे स्टूडेंट का डेटा, उनके टीचर्स का डेटा, कोर्सेज का डेटा, वेबिनार, सेमिनार, सब कुछ। ठीक है, तो ये डेटा उनको यहाँ पर अभी बिल्ड करना है। तो बाकी तो ऑलरेडी है, फ्रंट एंड, देन बैक एंड आप उसी पर इंप्लीमेंट करोगे। अब हमें स्टार्ट करना होगा इसका इंप्लीमेंटेशन डेटाबेस के साथ। ठीक है, डेटाबेस से कि जो हमारे पास डेटा है अब उसको स्टोर कैसे करेंगे, फिर उसी डेटा पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो बैकएंड पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे। फिर उस डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है उसके लिए फ्रंट एंड पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, सो डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले मुझे आप ये बताओ, डेटा क्या होता है गाइस? व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है बताइए, डेटा क्या होता है? Information related to business or करेक्ट, users. ओके, मतलब एनी collection of इंफॉर्मेशन। यस लीना। collection of information, sir. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, ठीक है। सो जो भी है इंफॉर्मेशन ये आपका डेटा है, तो आप कह सकते हो एनी इंफॉर्मेशन। एनी इंफॉर्मेशन ये आपके लिए डेटा है। अब ये डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो या वीडियो भी हो सकता है। राइट, ये सब क्या हमारा डेटा है। करेक्ट, अब इस डेटा को स्टोर करना है हमें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डेटा को स्टोर क्यों करते हैं हम? डेटा को क्यों स्टोर कर रहे हैं हम? क्यों स्टोर करते हैं हम लोग डेटा को? ताकि इन फ्यूचर हम हमें अगर जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। करेक्ट, क्योंकि हम इस डेटा को फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं। राइट, तो यहां पर फ्यूचर यूज के लिए हम इस डेटा को स्टोर करते हैं ताकि हम इस डेटा से कुछ एनालिसिस कर पाए। राइट, तो इसीलिए हमें डेटा को स्टोर करना जरूरी है। अब डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं हम? कहाँ स्टोर करते हैं डेटा को? डेटा है तो Database उसको में. प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। राइट, कहाँ पे? सिस्टम डेटाबेस। राइट, डेटाबेस में हम इसको स्टोर करते हैं। जब डेटाबेस नहीं था तो इस डेटा को प्रॉपरली स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, इसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए कंसेप्ट आया डेटाबेस का। और डेटाबेस में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, इसीलिए हम डेटाबेस को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, सो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन फिर आप इसमें जो भी इंप्लीमेंटेशन करना चाहो आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। करेक्ट, अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। राइट, मल्टीपल टेबल्स हमारे पास होते हैं, मतलब एक डेटाबेस ऐसे मल्टीपल डेटाबेस का ये कलेक्शन।
अगर ये कंप्लीट डेटाबेस है तो इस डेटाबेस के अंदर ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ये एक टेबल हो गया, ये एक टेबल, ये अनदर टेबल। तो इसीलिए हम डेटाबेस को क्या कहते हैं अगेन? कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ये आपके डेटाबेस टेबल्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब टेबल कैसे बनता है? देखो, डेटाबेस टेबल कैसे बनता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो हमें एक स्टूडेंट टेबल यहां पर बनाना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट टेबल। अब डेटा कैसे स्टोर होगा स्टूडेंट टेबल में? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, राइट। अब आप इसको स्टोर करोगे, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फोन, देन ईमेल एड्रेस, करेक्ट, एंड देन अगेन इसका एड्रेस। ये हो गया टेबल। अब इस टेबल में आप रिकॉर्ड स्टोर करोगे, मतलब आपको एंट्री करना है स्टूडेंट्स की। सो राज, देन साहिल, देन कुणाल, ऐसे आप रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हो। उनका फोन नंबर, राइट, ऐसे ही फोन नंबर हमने प्रोवाइड किया, उनका ईमेल एड्रेस, देन एड्रेस, ऐसे आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा? स्टूडेंट टेबल, जिसमें आप सभी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हो, ये हमारा स्टूडेंट टेबल, राइट। अब इस स्टूडेंट में जो आप ये डेटा स्टोर कर रहे हो, नेम, फोन, ईमेल, एड्रेस, इनको क्या कहेंगे हम? टेबल कैसे बन रहा है? ये क्या है? फोन, नेम, ईमेल, एड्रेस, इसको क्या कहेंगे हम? रोज या कॉलम्स? टेबल कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम से बनता है। तो ये फोन, ईमेल, एड्रेस, नेम, ये सब क्या है? ये रो है या कॉलम है? ये गाइस हमारे कॉलम। कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स है। एंड ये जो हम बना रहे हैं ये हमारी रोज है, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक टेबल बनाते हैं, टेबल, डेटाबेस में हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल के अंदर हमारे पास होते हैं कॉलम्स, एंड कॉलम्स में जब आप एक एक डेटा एंट्री कर रहे हो तो उसके पास हमारे पास बनती है एक रो। ये हो गया डेटाबेस का कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं ये इन डेटाबेस, ये डेटाबेस की बात हो रही है। बट सेल्सफोर्स में भी तो हम डेटा ही स्टोर करना चाहते हैं। सेल्सफोर्स में भी अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो क्या करेंगे? सो देखो, इन सेल्सफोर्स सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं, सेल्सफोर्स के अंदर भी हम सेम ही कंसेप्ट का यूज करते हैं, बट इसमें टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट आती है। टेबल को ही हम यहां पर कहते हैं ऑब्जेक्ट, टेबल को ही हम क्या कह रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर? ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉलम्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम्स को हम यहां पर कहते हैं फील्ड्स, सेल्सफोर्स में हम कॉलम्स को फील्ड्स कहते हैं। और जो रोज है, इन रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। सो देखिए, सेम कंसेप्ट है डेटाबेस में और सेल्सफोर्स में भी, बट टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। अगर सेल्सफोर्स में मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो हम क्या कहेंगे इसको? हम स्टूडेंट टेबल नहीं, इसको कहेंगे सेल्सफोर्स में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने यहां पर क्रिएट किया कॉलम्स, इनको हम कहेंगे फील्ड्स, और जो रोज है इन्हें हम कहेंगे रिकॉर्ड्स। तो ये यहां पर टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करना होता है। अब आप देखो, मैंने आपको कहा कि सेल्सफोर्स में जब आप लॉगिन करते हो कुछ फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी इन्होंने बना के रखा है, जैसे सेल्स को मैनेज करना है तो लीड आती है हमारे पास, देखो, तो लीड ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो लीड का डेटा स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या बना के रखा? ये लीड ऑब्जेक्ट। तो लीड क्या हुआ यहां पर? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, लीड एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे जो भी डेटा स्टोर करना है उसके लिए सेल्सफोर्स ने हमें ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। तो लीड एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये अगर आप देखो, नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, ये सब क्या है गाइस? इसको हम क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे इसे सेल्सफोर्स के अंदर? फील्ड्स, करेक्ट। ये हमारी फील्ड्स है, नेम फील्ड, कंपनी फील्ड, स्टेट, ईमेल, ये सब हमारी फील्ड्स है। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको क्या कहेंगे हम? ये सब क्या है? हमारे रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स, करेक्ट। आप ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को बना सकते हो। देखो, न्यू पे क्लिक करेंगे,
जितनी फील्ड्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे बनाई है वो सभी फील्ड्स हमें विजिबल होती। देखो ये सभी हमारी फील्ड्स है। इन फील्ड्स में जब आप डेटा ऐड करते हो एंड सेव पे क्लिक करेंगे तब हमारे पास ऐसे एक रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। सो क्लियर है गाइस आप ये क्या होता है ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स? यस। सो ऑब्जेक्ट क्या है? Yes. ऑब्जेक्ट होते हैं सिंपल हमारे डेटाबेस टेबल्स। सो अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, सो ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, सो क्या होता है? सो ऑब्जेक्ट्स आर द database tables where we store the data, where we store the data, जहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। और सेल्सफोर्स में हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। We have two types of objects in Salesforce. First, standard object, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एंड अनदर वन होता है हमारे पास कस्टम ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड मतलब जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है, जो ऑब्जेक्ट्स सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया। क्योंकि देखो अभी तक हमने कुछ इंप्लीमेंटेशन किया क्या इसके अंदर? नो, कुछ भी हमने डेवलप नहीं किया, कुछ भी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर भी हमें ये ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी एक ऑब्जेक्ट है, लीड एक ऑब्जेक्ट है, टास्क एक ऑब्जेक्ट है, फाइल्स एक ऑब्जेक्ट है, राइट, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। बट कुछ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास नहीं है, जैसे अब आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करोगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, तो सेल्सफोर्स को नहीं पता कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले हो। तो जहां आप काम करोगे उसके लिए जो आप इंप्लीमेंट करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। मतलब जो हम बनाने वाले हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अभी हम ईटेक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, तो हमें स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स, कोर्सेज। तो ये ऑब्जेक्ट्स तो सेल्सफोर्स के पास नहीं है, ये हमें बनाना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, हम मतलब डेवलपर्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है गाइस? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट क्लियर है आप लोग? यस। ज्ञानेश्वर, लीना, पद्मावती, पिंकी, प्रशांत, श्वेता, यस गाइस। सो देखो अब हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट यहां पर आपको बना के बताते हैं कि आप कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। और अब आज से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। सो सभी स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो देखिए जैसे ही अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए इस गियर आइकन पे क्लिक करना है। यहां से आपको सेटअप की बटन मिलेगी, सेटअप पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब जैसे सेटअप पे आ गए तो यहां हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट मैनेजर। क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर को एंड देखिए अब ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर आपको आपके ऑर्ग के पूरे ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आपके ऑर्ग के अंदर वो सभी, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या कस्टम ऑब्जेक्ट हो, सभी ऑब्जेक्ट्स आपको यहां पर अवेलेबल होते हैं। अभी अगर आप देखें हमने तो अभी तक कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, बट फिर भी हमें ये ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट शो हो रही है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं? कौन से ऑब्जेक्ट है ये बताइए? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इसके सामने ना इसका टाइप भी बता रहे हैं, देखो हमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, और सभी ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे क्योंकि हमने अभी तक तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया है, राइट। तो अब हमें सेल्सफोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो देखो क्रिएट का बटन मिल रहा है हमें, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, तो क्लिक करेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट पे। देन अब आप यहां पर क्लिक करोगे, सो लेबल मतलब ऑब्जेक्ट का नाम क्या देना है आपको, तो आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है स्टूडेंट। सो देखो मैंने नाम दिया स्टूडेंट,
एक ये फील्ड है, इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट नेम। लेबल दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट नेम ये भी हुआ, लेकिन ये एक लेबल मतलब ये ऑब्जेक्ट नेम अगेन पॉपुलेट होता है। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं बाहर, तो जो लेबल मैंने दिया उसी के थ्रू उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट नेम को पॉपुलेट किया। तो लेबल मतलब सिर्फ शो होने के लिए होता है, यूआई के लिए। ऑब्जेक्ट नेम इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर अगर आपको रेफर करना है तो इसका एक यूनिक नेम इससे जनरेट होता है, ठीक है। सो देखो, सो ऑब्जेक्ट नेम और लेबल कहाँ यूज होते हैं आपको पता चलेगा, ठीक है, एक दो दिन में। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। देखो, सो ऑब्जेक्ट लेबल दिया हमने, ऑब्जेक्ट नेम पॉपुलेट हुआ। अब ये बता रहा है प्लूरल लेबल, जिसमें रेड मार्क है उसको डेटा प्रोवाइड करना जरूरी है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि लेबल जैसे अकाउंट है, इसका प्लूरल लेबल अकाउंट्स बना, तो स्टूडेंट का भी प्लूरल लेबल आप दे सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स। इसके बाद अब आप रिकॉर्ड नेम में जो भी डेटा देना चाहो, तो स्टूडेंट नेम ये फील्ड है, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड हमें बनाना जरूरी है, तो फील्ड का नाम यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट नेम, बट मुझे इस नाम से फील्ड नहीं चाहिए, मैं इसको दे रहा हूं फर्स्ट नेम, ठीक है। लेबल क्या दिया हमने, फील्ड का लेबल फर्स्ट नेम। डेटा टाइप दो अवेलेबल थे, ऑटो नंबर और टेक्स्ट। आपको बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रखना है, क्योंकि फर्स्ट नेम में आप कौन सा डेटा एंटर करोगे, टेक्स्ट का डेटा। बाकी के जो सभी ऑप्शनल फीचर्स है आप इनको अलाउ करेंगे, क्योंकि हम इन सभी फीचर्स को अलाउ करने वाले हैं, मतलब यूज करने वाले आगे एक्टिविटीज को या रिपोर्ट्स को, ठीक है, सभी को। इसके बाद ये एज इट इज रखेंगे, स्टेटस भी डिप्लॉयड रखना है, सर्च के लिए अलाउ रखेंगे, नोट्स एंड अटैचमेंट को रिलेटेड लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो, लॉन्च ए न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे होगे तो आपको इसका टैब क्रिएट करना है, तो अगर क्रिएट करना है तो इसको क्लिक करो, क्लिक करके रखोगे तो जैसे सेव करेंगे आपको टैब क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। टैब का मीनिंग क्या होता है, देखो ये टैब है, लीड पे क्लिक कर रहे हैं लीड ऑब्जेक्ट के लिए, या आप टैब पे क्लिक कर रहे हो, ये अकाउंट का टैब है, ये कॉन्टेक्ट का टैब है। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको टैब चाहिए, तो यस टैब तो क्रिएट करना ही है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन सेव। अब देखिए इसके बाद सो टैब स्टाइल, टैब की स्टाइल क्या देना है आपको, तो वो आप टैब स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। टैब स्टाइल सिलेक्ट किया हमने, देन नेक्स्ट। अब देखिए बाकी के अभी फीचर्स अलाउ रखेंगे एज इट इज। तो जो हम टैब बनाते हैं उस टैब को आपको किस प्रोफाइल के लिए विजिबल रखना है ये ऑप्शन बता रहा है, बट हमें सभी के लिए विजिबल रखना है, तो अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उस टैब को आपको किस ऐप के अंदर ऐड करना है, सो बाय डिफॉल्ट सभी में इंक्लूड करना है, तो एज इट इज रखेंगे एंड सेव, ठीक है। एंड देन अब यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। देखो, और जो एपीआई नेम हमने दिया था, देखो लेबल मैंने दिया था स्टूडेंट, प्लूरल लेबल एक, ओके इसको स्टूडेंट्स करना था मुझे, मैंने स्टूडेंट ही रखा था क्या, उसको स्टूडेंट्स देना था, ठीक है हमें, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एडिट पे क्लिक करेंगे एंड प्लूरल लेबल हमें स्टूडेंट्स चाहिए था, तो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, तो ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है, प्लूरल लेबल हमने दिया स्टूडेंट, सिंगुलर लेबल, इसी लेबल से हमारा एपीआई नेम पॉपुलेट हुआ। तो ये होता है जिसके थ्रू आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है एंड ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, अकाउंट, ठीक है, जिसमें आपको ये अंडरस्कोर सी नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे सभी कस्टम ऑब्जेक्ट्स में आपको ऐसे अंडरस्कोर सी मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। तो ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, अब क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं, सो यस, आप इसको रिफ्रेश करिए एक बार। अब तो सभी टैब्स जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो अवेलेबल होते हैं इस ऐप लॉन्चर के अंदर। ये होता है हमारा ऐप लॉन्चर, और इस ऐप लॉन्चर से आप क्या कर सकते हो, आप इसे ऐड कर सकते हो। देखो, तो जैसे क्लिक करेंगे अब हम यहां से आप सर्च करो, सो किस नाम से हमने बनाया, स्टूडेंट नाम से, सो स्टूडेंट्स देखिए विजिबल है, इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ओपन होगा। अब ये एक फ्रेश ऑब्जेक्ट है,
इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स मिलेंगे क्या आपको? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। देखो, तो अगर आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है सो न्यू की बटन है, बट हमने इसके अंदर फील्ड्स बनाई क्या? कुछ फील्ड्स बनाई क्या? नो, सिर्फ एक ही फील्ड हमने बनाई थी फर्स्ट नेम की। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं जैसे अनिकेत, और जैसे नाम दिया अब मैं इसको सेव कर सकता हूं, देखो सेव। और अब मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। अब आप देखो, फर्स्ट नेम ये जो मैंने फील्ड प्रोवाइड की थी, और ये क्रिएटेड बाय, ओनर और लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये फील्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती है। तो ये सभी स्टैंडर्ड फील्ड्स है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट पर बन जाती है, हमने नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली बनी। तो इन सभी फील्ड्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स। बट हमें इनके अलावा तो और भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट का। ये तो सिर्फ फर्स्ट नेम हो गया, हमें उसका लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सभी डेटा चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें अगेन फील्ड्स क्रिएट करना होगा, और हम इस ऑब्जेक्ट में कल फील्ड्स क्रिएट करेंगे। सो अब आप मुझे बताओ गाइज, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? आप, ज्ञानेश्वर, लीना, यस, पद्मावती, पिंकी, प्रशांत, प्रिया, श्वेता, जितना अभी हमने डिस्कस किया यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्लियर है आपको? यस। ओके गाइस, सो इतना पार्ट अब आपको इंप्लीमेंट करना है, देखिए अच्छे से, ठीक है, जितना भी हमने डिस्कस किया है। सो देखो, तो आज से हमारे डेमो सेशन फिनिश हुए हैं गाइस, और कल से हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो देखिए, अब हमारे डेमो सेशन फिनिश हुए हैं, फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन एंड थर्ड सेशन। अब फोर्थ सेशन से आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, और आपको हमारे क्लास के रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस, रिकॉर्डेड सेशन और नोट्स का एक्सेस आपको ले लेना है। अब एडमिशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, देखो ये मेरा नंबर है, ठीक है, या फिर आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, जो ग्रुप पे आपको मैसेजेस आ रहे डेली को ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप मैम से बात कर सकते हो, श्रेया मैम से। अब श्रेया मैम को कॉल कर सकते हो, वो भी आपको बताएंगे एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है गाइस, ठीक है, तो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, और कल से आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। सो जैसे मैंने सभी आपको बता दिया है कि टोटल फीस जो है हमारे पास वो है 20,000, जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे, 4 मंथ्स में आप इसे पे कर सकते हो। टोटल ट्रेनिंग हमारी 5 मंथ्स की है, ठीक है। सो मंथली 5,000 अगर आप पे करते हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। सो अभी आप 5,000 पे करके अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, और कल से ही अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करिए। क्योंकि देखो, कोई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम लिमिटेड होता है, उसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि बिना कुछ करे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। चाहे आपका क्वालिफिकेशन कितना भी अच्छा हो, बट अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। स्किल्स और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, और हमारी ट्रेनिंग में हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। और जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है, 5 मंथ्स की ट्रेनिंग है, और ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। तो 5 मंथ्स के बाद हम आपको रेफरेंसेस शेयर करते हैं आपके प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। आपके इंटरव्यूज यहाँ पर शेड्यूल होंगे, और आपको उसे अटेंड करना है, और 100% आपका देना है, ठीक है। और जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब तक आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सभी मॉड्यूल्स जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम डिस्कस करेंगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और टास्क को आपको शेयर करना है। क्लियर है गाइस यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस। ज्ञानेश्वर, लीना, ठीक है, पद्मावती, पिंकी, प्रशांत, प्रिया, श्वेता, यस। और एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है गाइस। आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सो एक तो अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन है आपके पास, या यूपीआई ट्रांसफर, आप डायरेक्ट यूपीआई आईडी के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपकी यूपीआई आईडी
ये सेम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इस पे आप गूगल पे भी कर सकते हो डायरेक्टली, या अगर आपको यूपीआई ट्रांसफर करना है @PTSBI, तो ये आपका यूपीआई ट्रांसफर है, आप इस पे भी कर सकते हो। और आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस आपको शेयर करना है। आप मैम को शेयर कर सकते हो, या आप मुझे शेयर कर सकते हो, या जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको ग्रुप पे उस नंबर पे आप शेयर कर सकते हो। तो आपको एक नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा और कल से आपके ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो क्लियर है गाइज यहाँ तक ऑल स्टूडेंट्स? यस, कोई क्वेश्चंस थे गाइज आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड, या अगेन फीस के रिलेटेड, या कोई भी इशू है? ज्ञानेश्वर, पद्मावती, पिंकी, प्रशांत, प्रिया, श्वेता, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? ओके, सो कोई भी स्टूडेंट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे तो गाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना करिए अभी आप इम्प्लीमेंट, और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए जितना भी आपको पढ़ाया गया है। तो ज्यादा टाइम डिले ना करते हुए आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस और नोट्स का एक्सेस आपको हम तुरंत शेयर कर पाए। ठीक है, सो क्लियर है गाइज, कोई क्वेश्चंस नहीं आपके? यस, ज्ञानेश्वर, पद्मावती, पिंकी, प्रशांत, प्रिया, श्वेता, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? ओके देन, ओके गाइस, सो कल मिलते हैं क्लास में। तो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करा दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, सो कल मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक यू। या थैंक यू गाइस।